हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की जो सीरीज है उसे शुरू करने जा रही हूँ मैं आज। जैसे कि बच्चों की डिमांड थी कि हमें व्याकरण भी पढ़ना चाहिए साथ में, क्योंकि एलटी में भी आप जानते हो, एलटी में भी बराबर का पार्ट रहता है व्याकरण का, और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो ये इस टाइम हमारी एक क्लास इसी तरह से डेली व्याकरण की रहेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे देखें, सपोर्ट करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, बताइए। निम्नलिखित में से डेली टॉपिक वाइज करेंगे हम। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, तो इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है। कंठ ध्वनि कौन सी है? द, भ, छ और क। तो आप जानते हैं जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 होते हैं, और स्पर्श व्यंजन 25 जो होते हैं ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्ग है क वर्ग, क वर्ग जो होता है ये कंठ ध्वनि कहलाता है, ठीक है। ये इसकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है? तो ये क वर्ग की कंठ से निकलती है सीधी, ठीक है, कंठ से निकलती है। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वो क्या कहलाती हैं? तो वे ध्वनि जिनके उच्चारण में, आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना बाद में कि आपको सीधे के सीधे आंसर करने हैं या फिर आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत व्याख्या भी चाहिए। तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये पहली क्लास है व्याकरण की, तो उसी हिसाब से अगली जो क्लास है वो चलती रहेंगी। बताइए तो वो क्या कहलाता है जो कंपन होता है? तो नासिक के ध्वनि, काकले, स्पर्शी ध्वनि, घोष ध्वनि या महाप्राण ध्वनि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें घोष ध्वनि। वे ध्वनि जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, तो वो घोष ध्वनि कहलाती है। और घोष ध्वनि यानी कि कंपन के आधार पर ये जो स्वर तंत्रियों के आधार पर ये जो ध्वनि होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है सघोष, है ना, जिसे हम घोष भी कहते हैं, सघोष, इसे ही घोष कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे होती है हमारी अघोष। ये ध्यान रखना है, अघोष और सघोष। इस स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन है उन्हें दो प्रकार से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ध। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ये स्पर्श व्यंजनों में आता है, और ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ, तालु, कंठ या दंत। तो जो कंठ होता है हमारा क वर्ग होता है, ठीक है। जो त वर्ग होता है वो हमारा दंत से होता है, और तालु हमारा जो होता है वो च वर्ग होता है, ठीक है। और प वर्ग जो होता है वो हमारा ओष्ठ में आता है, प वर्ग। तो आप जानते हैं ध किस में आता है, ये किस लाइन में आता है? त वर्ग का ये सदस्य है, तो इसमें ध का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण हैं जो कि अयोगवाहक कहलाते हैं? कौन से दो वर्ण अयोगवाहक कहलाते हैं? आ अंग, तो इसे आप जानते भी होंगे। ये हमारा जो छोटी अंग बड़ी अंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये अंग से अंगूर, और ये बड़ी अंग खाली, ठीक है। ये दो शब्द जो होते हैं, दो वर्ण जो होते हैं, ये अयोगवाहक कहलाते हैं, जो कि स्वरों के बाद में आते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? वाक्यों में जब शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, वाक्यों में प्रयुक्त होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पद कहा जाता है, ठीक है। पद हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष, तो ये आपको जान लेना चाहिए। जो अघोष होती हैं, अघोष जो ध्वनियां होती हैं वो वर्ण की, यानी वर्ग की पहला और दूसरा अक्षर होता है, पहला और दूसरा अक्षर होता है, ठीक है। और जो सघोष होती है, सघोष या घोष जो होती हैं, वो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है, ठीक है। ये वर्ग का, वर्ग आप समझते हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ये जो होते हैं उसमें पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष में आता है। तो पहला दूसरा आप इसमें देख सकते हो, लेकिन इसमें केवल और केवल अघोष नहीं पूछा है। अघोष में तो क और ख दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसमें साथ में महाप्राण भी पूछ रहा है। तो महाप्राण कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। महाप्राण कौन से होते हैं? तो ये वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा। ये दूसरा भी है,
जो अघोष में आता है, और ये महाप्राण भी है क्योंकि ये दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रख लेना। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा य र ल व। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन है जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? तो च वर्ग जो होता है, च छ ज ज अना जो होता है, ये तालव्य ध्वनियों में आता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जिह्वा है वो कहाँ पे टच करती है, कहाँ पे छूती है? तो ये तालु स्थान को छूती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चा चा। ठीक है, चाचा जो है ये तालव्य ध्वनियों का प्रयोग इसमें हुआ है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को माना है हिंदी निदेशालय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 और 35। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए आ है और आ जो ये स्वर हैं ये किस प्रकार के हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमें स्वरों को भी बांटना होता है, ना केवल व्यंजन ही बढ़ते हैं बल्कि इनका भी विभाजन होता है। ए और आ कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये आप सीधा पता कर सकते हो। ए और आ जो है ये कंठ्य वर्ण है ना, कहीं भी हमारी जो जिह्वा है वो टच नहीं होती है, सीधी अंदर से निकल के ये ध्वनि है जो आती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कंठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं? क्या ये दीर्घ होते हैं? नहीं होते। अघोष होते हैं, महाप्राण या फिर अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वरों की अगर बात करें तो ये भाई अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन से होते हैं? अगर वर्ग की बात करें तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क वाली लाइन है, क ख हमारा महाप्राण में चला जाएगा, ग हमारा किसमें जाएगा? अल्प प्राण में। और जो बाद वाला अक्षर होगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा क ग और अ, ये पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। बाकी स्वर सभी के सभी अल्प प्राण में ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो कि घोष महाप्राण है? अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बच्चे अगर पुराने हैं तो बताना कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि इसी के बेस पर अगली जो क्लास है वो बनाई जाएंगी। और डेली अगर व्याकरण की क्लास चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आपको व्याकरण कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये क्लासेस आपको मिलेगी डेली। घोष महाप्राण इनमें से कौन सा है? श स स ह। घोष भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो घोष सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। और महाप्राण में कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है। तो कॉमन इन दोनों में कौन सा आ रहा है? चौथा आ रहा है। तो चौथा व्यंजन इसमें से देख लीजिए कौन सा है? श स स ह। इनमें से ये हमारा जो है ये चौथा व्यंजन है। ठीक है, तो ये घोष महाप्राण हो गया। इस तरह से ही आपको एलिमिनेट करके आंसर निकालने होते हैं इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनना है जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण में हो रहा है, किस शब्द में है? ध्वनिया, संशोधन, संयुक्त या फिर गणतंत्र? तो 13वें में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला होता है। और इसका जो उचित प्रयोग है वो कहाँ पर हुआ है? संयुक्त में हुआ है। ठीक है, संयुक्त में उचित प्रयोग दिखाए गए हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक, सार्थक भी होनी चाहिए और लघुत्तम भी होनी चाहिए। ठीक है, लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो अर्थ, मात्रा, वर्ण या शब्द। देखो वर्ण को आप यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सार्थक पूछ रहा है और वर्ण सार्थक इकाई नहीं है। ठीक है, केवल लघुत्तम इकाई है, सार्थक नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जो सार्थक भी है और लघुत्तम भी है वो शब्द होता है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि होती है? छह जो ध्वनि होती है वो किस प्रकार की होती है? ओष्ठ, दंतोष्ठ है, तालव्य। तो ये हम पढ़ चुके हैं। च वर्ग जो होता है वो हमारा तालव्य ध्वनियों में आता है। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से स्पर्श भी होना चाहिए, है ना, और संघर्षी महाप्राण भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। तो महाप्राण तो इनमें बस एक ही दिख रहा है ना, और वो कौन सा है? ये वाला है ना, चा छा। तो ये संघर्षी महाप्राण आता है। संघर्षी महाप्राण किसे बोलते हैं? ये वाला जो वर्ग होता है ना, च वर्ग, इसे ही संघर्षी बोला जाता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इन्हें बोला जाता है च वर्ग को। और महाप्राण हमें छांटना है तो छ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? कंठोष्ठ है जो कंठ से, कंठ भी होनी चाहिए और ओष्ठ से भी संबंधित होनी चाहिए, ए ई उ या फिर ओ। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ठीक है, ऊ जो होता है, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, आप जानते हैं ये कंठोष्ठ ध्वनियों में आता है ना। ओष्ठ, ये दोनों का जो ओष्ठ है ना, उसकी शेप अपने आप ही इसमें आकार पकड़ लेती है। एक सेकंड, कंठोष्ठ ध्वनि पूछ रहा है ना, ओष्ठ में ऊ और ऊ, एक में ये केवल ओष्ठ में आता है। ठीक है, ये केवल ओष्ठ में आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करिए, है ना, थोड़ा सा सही कर लीजिए। कंठोष्ठ में दो ध्वनियां हमारी आती हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ, है ना भाई। छोटा ओ और बड़ा ओ जो होता है वो कंठोष्ठ में आता है। ठीक है, ये केवल ओष्ठ में आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द है सो सबसे पहले आएगा? जो सबसे पहले इनमें से आएगा, पकवान, द्वार, त्राटक या फिर क्षमा। तो हमारा क्षमा शब्द सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो छ है ये किसको मिलाकर के बनती है? क प्लस सा, है ना। तो जो क शब्द आ रहा है ना, वो इसमें सबसे पहले आता है। और आप जानते हैं वर्णमाला में व्यंजन में सबसे पहले क ही आता है। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। तो शब्दों में सबसे पहले इनमें से कौन सा आ जाएगा बताइए? कंठस्थ, कमल, कंठस्थ या कमल, ये दोनों ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कंठस्थ सबसे पहले आएगा, है ना। कंठस्थ सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आएगा कमल। ठीक है, उसके बाद कलंक और फिर कलई। ये हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप इनको इनका वर्ण विच्छेद अगर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से ये जो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, वो समझ में आ जाएंगे वर्ण विच्छेद करने से। नेक्स्ट है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये भी मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको इससे इजी क्वेश्चन चाहिए या फिर किसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी पेपरों में तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही क्रम किस विकल्प में है शब्दकोश की दृष्टि से, यानी कि इसमें शब्द में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हमारा उत्कंठा सबसे पहले आएगा। ठीक है, उत्कंठा इसमें भी दे रहा है, फिर आएगा उत्क्षिप्त, उद्योग और फिर उद्वेग। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका वर्ण विच्छेद आप लिख करके देख लेना। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ व्यक्त करने वाली, अर्थ भी व्यक्त करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, है ना। कोई भी शब्द हो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन, तो ये वर्ग के जो पंचमा अक्षर होता है। ठीक है, पंचमा अक्षर कौन सा होता है? ये वाला होता है, इसके अलावा ये वाला होता है, फिर ये वाला होता है, ये वाला होता है और ये वाला होता है। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो कि संवृत है? संवृत कौन सा है? व्रत के आधार पर, यानी कि जो हमारा मुंह होता है ना, मुंह के आकार के आधार पर, है ना, मुंह के आकार के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, तो संवृत इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? देखो, संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत यानी कि व्रत के साथ, व्रत के साथ, इस तरह से आप इसका जो है अर्थ निकाल सकते हैं। व्रत के साथ यानी कि हमारा जो मुंह का आकार है वो बिल्कुल इस तरीके का बनना चाहिए। तो ऐसा किस में बनेगा भाई? इस प्रकार का किस में बनेगा? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा स्वर है जो कि संवृत है, जिसमें मुंह क्या रहता है? थोड़ा सा बंद रहता है। संवृत में बंद सा ही मुंह रहता है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई, जिसमें थोड़ा सा मुंह खोलने पर ही क्या होता है? मुंह, व्रत के साथ यानी कि खुला, बंद मुंह, बंद मुंह के साथ। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ही मुंह खोलने की जरूरत है, जिसमें कम खुला हुआ हो। ठीक है, उसमें क्या होता है? संवृत वो कहलाता है। और विवृत का मतलब होता है पूरी तरह से खुला हुआ, जैसे आ क्या हो गया? हमारा विवृत में चला गया, है ना।
विव्रत में चला गया। इस तरीके से हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? मूर्धन्य, तो मूर्धा कहाँ होती है हमारी? जो दांतों का पिछला वाला जो भाग होता है, ठीक है, दांतों का जो ऊपर वाला, जो दांतों के पिछले वाला जो भाग होता है तालू से थोड़ा सा आगे, उसे बोलते हैं मूर्धा। तो मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? तो ट वर्ग जो होता है वो हमारा मूर्धन्य ध्वनियों में आता है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? च तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प फ ब ये वाला तो है, सब कुछ है ना, ये नहीं है, ये हमारी तालव्य ध्वनि है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? वर्ण, समरूप, ग्रेफीम, रूप या फिर शब्द। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? समरूप या ग्रेफीम कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कोई अजीब सा वर्ड मिलता है ना जिसको आप नहीं जानते हैं, वो ज्यादातर सही होता है। प्राचीन का विलोम शब्द कौन सा है? प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो राइट आंसर हमारा 27 में कौन सा होगा? अर्वाचीन, ठीक है। प्राचीन का कौन सा हो जाएगा? अर्वाचीन। इसका आप नया नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर पुराना होता तो हम नया करते, ठीक है, पुराना होता तो नया करते, क्योंकि पुराना और नया दोनों ही तद्भव शब्द हैं, और जो प्राचीन है ना वो संस्कृत का शब्द है, तो हमें अर्वाचीन संस्कृत का ही शब्द करना पड़ेगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? छ छ ध्वनि कौन किस में आती है? तो ये तालव्य में आती है, ठीक है, ये तालव्य में आती है, हालांकि इसमें हलंत लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन आएगी उसी में। निम्नलिखित में से कौन सी है जो सघोष ध्वनि है? तो सघोष मैंने अभी आपको बताया था, ये तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जो तीसरे, चौथे, पांचवे में आ रहा है? तो देखो ये तो चौथा है ना, और ये घ भी हमारा चौथा है। कि सघोष ध्वनि आपसे पूछ रहा है ना, सघोष तो है तो उसमें आता ही नहीं है, केवल क्या आता है? घ आता है, ठीक है, घ हमारा सही हो जाएगा। च छ, अच्छा ये चौथा व्यंजन होता है, क वर्ग में आता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना उसमें व्यंजन, वो सघोष में नहीं आता, वो अघोष में आता है। इनमें से कौन सा है जो पश्च स्वर है? पश्च, पश्च स्वर इनमें से कौन सा है बताइए? पश्च का मतलब होता है पिछले वाला, ठीक है, पश्च का मतलब क्या होता है? पिछले वाला, यानी कि हमारे जो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, है ना, इसके बाद होता है मध्य, और फिर होता है पश्च। तो राइट आंसर आपको बताना है पश्च स्वर कौन सा है? केवल एक ही होता है जो पश्च स्वर में आता है, ठीक है, केवल एक होता है, और वो होता है आ। जो बड़ा आ होता है ना, आ से आम, आम जो होता है वो पश्च स्वर में आता है, ये ध्यान रखना। ई और ई जो होता है ना अग्र में आता है, और ये जो होता है वो मध्य भाग में आता है। ए जब आप बोलते हैं तो आपका ऐसा लगता है जैसे बीच में से आवाज निकल रही है। ई और ई जब बोलते हो ना तो आगे से थोड़ा सा मुंह खोलकर भी आप इसको इसकी जो आवाज है वो निकल जाती है। इनमें से कौन सी ध्वनि है जो कि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये तो संयुक्त स्वर है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो संयुक्त है ही नहीं। इन दोनों में से आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनके अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भाई क्या, ठीक है। इसमें अलग अलग वर्ण होने चाहिए, है ना, ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब है एक ही व्यंजन दो बार आ रहा है, ठीक है, दो बार प्रयोग हो रहा है एक व्यंजन। और जब अलग अलग व्यंजन दो बार प्रयोग होते हैं, मतलब अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि अघोष ध्वनि है? अघोष सघोष ये बहुत पूछे जाते हैं। अघोष ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो अघोष बार बार मैं आपको बता रही हूँ, फिर बता देती हूँ, पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष में आता है, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे पहला और दूसरा। तो पहला दूसरा देख लीजिए, इसमें कौन सा है? प और फ, ठीक है, ये दोनों अघोष ध्वनि है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो पूर्ववर्ती लिपियों में कौन सा नाम गलत है देवनागरी लिपि में, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो इसमें जो खरोष्टी है ना वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, खरोष्टी इसमें शामिल नहीं है, ये पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं आता। इसका मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले थी ब्राह्मी लिपि, है ना, सबसे पहले कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है देवनागरी का। उसके बाद आती है गुप्त लिपि, है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम में लगाने को भी। फिर आती है कुटिल लिपि, ठीक है, फिर आती है कुटिल लिपि। इसके बाद विकास किसका होता है? इससे कुटिल लिपि से दो लिपियां निकलती हैं, एक तो निकलती है हमारी देवनागरी और एक निकलती है शारदा लिपि।
ठीक है, एक निकलती है शारदा लिपि। तो ये इसका सही है जो क्रम है, ठीक है, ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और फिर देवनागरी। खरोष्टी का नाम इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन है जो कि सुमेलित है? इनमें से कौन सुमेलित है? ग अघोष है। ग तो अघोष नहीं है भाई, है ना, ये तो गलत है। ग तो अघोष नहीं है क्योंकि तीसरा व्यंजन है। और फ अल्प प्राण भी नहीं है, फ तो अल्प प्राण नहीं है, दूसरा व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है और ठ सघोष व्यंजन है। ठ सघोष भी नहीं है, दूसरा व्यंजन है, लेकिन हाँ स ऊष्म व्यंजन जरूर है। ऊष्म व्यंजन आप जानते होंगे, स स और ह, ये जो होते हैं ना चार वर्ण, ये कौन से होते हैं? ऊष्म में गिने जाते हैं। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ला नहीं है, ठीक है। ला जो व्यंजन है वो किस में नहीं आता? ऊष्म व्यंजन में नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ला किस प्रकार का वर्ण होता है? ये पार्श्विक होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है? ये पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं? तो महाप्राण कौन सी होनी चाहिए? दूसरी और चौथी। तो दूसरा और चौथा, ये तो तीसरा है, इसमें पहला आ गया है और इसमें भी नहीं है ना। ध और ध, ये दोनों हो गई, दूसरे और चौथे में ये आती है, महाप्राण होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, सही कथन आपको बताना है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं। सभी स्वरों की बात हो रही है, सभी स्वरों में घोषत्व होता ही नहीं है। तो 37 का आप आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो जब सभी स्वर होते हैं ना वो सघोष होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और सघोष में आते हैं, अघोष नहीं होते, ठीक है, अघोष नहीं होते, ये ध्यान रखना है। री ध्वनि किस प्रकार का है? पार्श्विक तो मैंने अभी आपको बताया, ला जो होता है वो पार्श्विक होता है। उच्छिप्त में कौन कौन से आते हैं? तो ड और ढा आते हैं, ठीक है, ये दोनों उच्छिप्त हैं। और संघर्षी में कौन से आते हैं? तो स ह जो होते हैं ये संघर्षी में आते हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी आपसे पूछ लिया जाए तो वो स्पर्श वर्ग आएगा च वाला, ठीक है, च वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो री ध्वनि कौन सी है? ये मूर्धन्य में आती है। री ध्वनि किस में आती है? ये मूर्धन्य में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ट वर्ग के साथ में ये आती है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां हैं जो कि अयोगवाह हैं? तो अयोगवाह इनमें से ये दोनों हैं, ये हम देख चुके हैं। अधिक प्रियतन से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? अधिक प्रियतन से उच्चारित होने वाले, है ना, जिनमें ज्यादा जान लगानी पड़ती है, तो वो महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? तो इसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो भाई इसके अंदर है ना, हालांकि आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन इसमें है। तालव्य वर्गों का वर्ण कौन सा है? तो इसमें देखो च छ ज आप ढूंढ रहे हो तो वो तो गलत है, लेकिन ये जो वर्ण है ना श, ये वाला जो श होता है वो तालव्य में आता है। ये च वर्ग तो होता ही है, और ये जो छोटा ई होता है ना ये भी तालव्य में ही आता है। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का कौन सा? महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? पहला और दूसरा, तीसरा पांचवा, दूसरा और तीसरा महाप्राण व्यंजन। तो आप जानते हैं दूसरा और चौथा होता है। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? इनमें से तालव्य वर्ण किसमें दे रखा है? तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग हैं? जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, यानी कि अग्र स्वर कौन से हैं ये पूछ रहा है आपसे। अग्र स्वर कौन से हैं? तो अग्र स्वर में कौन से आते हैं भाई? ये वाले आते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये सही करना है आपको। ई, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ए, ये जो होते हैं ये अग्र स्वर में आते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। कंठ ध्वनिया कौन से वर्ग में है? कंठ ध्वनिया कौन से वर्ग में है? कंठ ध्वनिया, तो ये हमारा आ जाएगा क, ग और ह। ये ध्यान लीजिए, ये वाला जो वर्ग होता है ये किस में आता है? तो ये तालु में आता है, ठीक है, ये तालव्य में आता है। और ये वाला जो होता है ना ऊष्म व्यंजन का, ये किस में आता है? कंठ में आता है, ठीक है, कंठ में आता है, ये ध्यान रखना। और अगले वाले को भी देखेंगे, ये वाला जो होता है वो दंत में आता है ना, उसको भी देख लेंगे। ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अग्र भाग आवश्यक है ना, नहीं तो आप ई को नहीं बोल पाओगे। ढ और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन है जो कि शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, सर्वत्र नहीं किया जाता। दोनों महाप्राण है ना, दोनों महाप्राण नहीं है, तो ये हमारा 20 में करेक्ट हो जाएगा, बस बाकी का सब गलत है। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं?
जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा स्वनिम। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्वनिम कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से स स स ये व्यंजन किस प्रकार के थे, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है, ध्यान रखना। एक और देख लेते हैं, 51 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, डेली 50 ही करेंगे। ठीक है, क व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क व्यंजन में तो क देखो क्या होता है, क अल्प प्राण में भी आता है, महाप्राण में तो आता ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, है ना। अल्प प्राण में आता है, अघोष में आता है, घोष में नहीं आता। ये अघोष में आता है, स्पर्शी भी है और कंठध्वनि भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। 51 क्वेश्चन हमने किए वर्ण और वर्णमाला के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। अगर आपको आप चाहते हैं कि व्याकरण इसी तरह से आपको डेली पढ़ाया जाए, इसी तरह से आपको रिवीजन करवाया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको व्याकरण पढ़ना है नहीं पढ़ना है। व्याकरण लिखिए सभी बच्चे, ठीक है, और कुछ मत लिखना, व्याकरण लिख देना। ओके, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना।